मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया था तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो भी मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना हो तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखते हुए कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही है। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए। बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर खामोश सी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के देश में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिशें थी कि इस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ, मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की दूरी का था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई भारी बोझ डाल चुका हो। हम दो ही व्यक्ति थे घर में, दूसरा तो कोई था नहीं। एक मैं और दूसरा कार्तिक। मेरा दिमाग संपूर्ण तौर से पर सोचने से कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? कार्तिक मेरी सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों का ताना कैसे दूंगी? सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गहराई पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाए कार्तिक ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, मासी, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे पति मेरा कज़न भी था। मेरे रिश्ते से जीजी और कार्तिक से भी बहुत सरल से थे। कार्तिक के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं सताएंगी। मासी कहाँ खो गई है? कार्तिक की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं कार्तिक से कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। कार्तिक मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। अब उसकी शादी हुई। मैं उस वक्त 7 साल की थी और अब दीदी के घर कार्तिक पैदा हुआ। मैं 9 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल काफ़ी बड़ा था। 5 बार मंदिर में पूजा पाठ की जाती थी और कार्तिक भी पूजा पाठ किया करता था।
ना मुझे अपनी दीदी की तबीयत पर शक था, ना ही कार्तिक के किरदार पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक कार्तिक पर जा रहा था, क्योंकि मेरे और कार्तिक के अलावा इस घर में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से कार्तिक मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब भी उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। क्या कार्तिक मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने डरावने हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी मासी हूँ, यानी कि मैं माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई ना। वो मेरा खास है। वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? ऐसा उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो जो मैं सह रही थी, एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में दीदी के साथ आता तो वो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे मासी के बजाय माथी माथी कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो दीदी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे आलोक के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी है और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से ऊंचे से है, बड़े गुस्से वाले। मासी, आलोक अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे आलोक के हवाले से चिढ़ाता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया था, मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि आलोक अंकल ने प्रदेश में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी कार्तिक मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर सी पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी कि जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई और भी उस वक्त ऐसे ही डर खाती। मैं अकेली उस वक्त कार्तिक के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूँ डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है मासी, इतना घबरा क्यों रहे हो? आप ठीक तो हो ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। कार्तिक ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और कठोर शब्द से उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाए वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे गुस्से पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी। क्या बात है मासी, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे लिहाजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था और जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाह रहा था कि एक ज़ोर से थप्पड़ इसके मुंह पर मार दूँ और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूँ, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लिहाजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करना और आप दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ है आपने?
मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब कार्तिक मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार कर के तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा कार्तिक का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में वो हादसा गुजरने लगा जब दीदी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, कार्तिक शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त हो। कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा कार्तिक सीधा सादा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा पूजा पाठ वाला है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम अपने घर में रख लो तो मुझे भी सुकून रहेगा। इस वक्त तो मैंने बड़े दरिया दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि कार्तिक मेरा भांजा ही नहीं, मेरा बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट मेरी दीदी दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि कार्तिक ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि कार्तिक को सुबह ही कह दूँ कि वह अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उससे अपने घर पर नहीं रख सकती थी। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा कार्तिक मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने मासी? उसका मुझ पर रौब जमाकर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस लिहाजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नर्म लहजे में बोला, मासी, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आपकी चिंता थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो आपने लॉक किया था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे लिहाजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपने एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा, बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर जाते तो वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरे उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसी समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लाने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से कार्तिक आया था मैं हर काम उसी से करवाती थी। उस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोसी शांति से यही काम था कि मुझे अपना आभूषण करवाना था। मेरे पति 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि शांति से कहूँगी कैसे। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी कि वो
भी बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर दीदी को मैं सच बताती तो वह सह नहीं सकती थी। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी ना मानते, मेरा घर बर्बाद हो कर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं ही नहीं जानती थी कि मैंने शांति से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका आभूषण करवाना है। इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जैसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही कार्तिक से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए तुम 2-3 दिन में कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। मासी, ये क्या कह रही है? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरी समस्या नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे कार्तिक की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मैं मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। आलोक कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए, वो भी अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो कार्तिक ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुमने दरवाज़ा लॉक करके सोई थी? आलोक की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त था हो गई थी। आलोक के गले लगकर मैं बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह मैं जब उठी तो आलोक अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास आभूषण करवाने के लिए जाना था, लेकिन आलोक की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि आलोक से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लॉज में बैठी थी। तभी कार्तिक किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मासी, कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज़? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ठीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मासी कहते और दूसरी तरफ मैं ये सब सह सह कर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मासी, क्या कह रहे हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह मुझसे बात कर रही है? कार्तिक की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चले गई। आलोक अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकालकर कमरे से बाहर आ गई। कार्तिक अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर आलोक के उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लिहाजे में कहा,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आलोक को इस बात की भनक भी लगे। कार्तिक वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर बदहवासी सी छा गए। इससे पहले कि वो कुछ बोलता आलोक आंगन में आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा कार्तिक के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, आलोक तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ट्रिप लगी थी। आलोक बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। कार्तिक भी वहीं खड़ा था। मैं आलोक को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। आलोक, कार्तिक मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े आलोक से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही कार्तिक ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। कार्तिक की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मासी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपने कमरे में बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे ही अपनी मम्मी के लिए खाने पीने और दवाई का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों को वजाहत दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने अपनी। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।